जनता अपने देश को कैसा बनाया जाए उसके लिए आवाज उठा रही है, सड़कों पर उतर गई है। और दूसरी तरफ तेल अवीव आज दहल गया है, जल रहा है और बड़े बड़े गड्ढे तेल अवीव की सड़कों पर हो गए हैं। एक ऐसा हमला राजधानी तेल अवीव में हुआ है जो इसराइल की अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए सीधे तेल अवीव के दिल में छेद कर गया है। एक एक तस्वीर तेल अवीव की तबाही की आपको दिखाऊंगी। हमला किसने किया और इस हमले ने नेतन्याहू को क्यों सदमे में डाल दिया है, यह भी आपको बताऊंगी। इसराइल के लिए इस वक्त हर तरफ से मुश्किलें टूट पड़ी हैं, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है एक साथ। इसराइली सैनिकों को लेकर हमास ने एक ऐसा बड़ा दावा किया है जो आपको मैं आगे बताऊंगी। सीरिया में एक बड़ा प्रदर्शन जनता ने क्यों किया, यह भी मैं आपको बताऊंगी, तस्वीरें दिखाऊंगी। ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी एक रिपोर्ट में इसराइल की शैतानियत को लेकर क्या बड़ा खुलासा किया है, यह भी बताऊंगी। और इसराइल ने जर्मनी में कितना बड़ा हमला करवाया है जिस पर सब खामोश हैं, यह भी आपको बताऊंगी। इसलिए वीडियो अंत तक देखिएगा। और दोस्तों, सबसे पहले एक गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो लोग मेरे कहने से हर रोज वीडियो को लाइक करते हैं उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया करती हूँ। कमेंट किया करिए दोस्तों, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। और जहां से आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं वहां का नाम अपने नाम के साथ जरूर लिखा करिए। मैं कोशिश करूंगी कि आप सबके कमेंट का रिप्लाई मैं खुद दूं, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। यमन पर हमला कर इसराइल कह रहा था कि हमसे पंगा जो लेगा उसको 4 गुना ज्यादा नुकसान हम पहुंचाएंगे। इसराइली पत्रकार दांत फाड़ फाड़ कर इसराइल द्वारा यमन पर किए गए हमले की बढ़ाई कर रहे थे, लेकिन आज यमन ने ऐसा हमला किया है इसराइल पर कि नेतन्याहू और उनके चाटुकार पत्रकार सर छुपाते हुए फिर रहे हैं। यमन ने आज एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल पर दागे हैं जो सीधे तेल अवीव में गिरे हैं, तेल अवीव के दिल में गिरे हैं, जिससे आग लगने और 30 से ज्यादा लोगों के घायल होने सहित भारी नुकसान की तेल अवीव में खबरें हैं। यह मिसाइल इसराइल के लिए एक बड़ा झटका साबित हुई है, क्योंकि इसराइल की आयरन डोम जैसी एडवांस रक्षा प्रणाली जो आमतौर पर ऐसे हमले रोकने में कामयाब रहती थी दोस्तों, वो आज पूरी तरह से नाकाम हो गई है। जिसके बाद इसराइली मीडिया ही अपनी सरकार से अब सवाल कर रही है, नेतन्याहू पर सवाल उठा रही है। पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ तेल अवीव पर यमन के हमले की। देखिए ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर कि कैसे तेल अवीव के आसमान में यमन की मिसाइल एक के बाद एक नजर आ रही है। आसमान से सीधे इमारतों पर और फिर धमाका, रोशनी, हर तरफ रोशनी। देखिए स्पीड, देखिए दोस्तों इन मिसाइलों की स्पीड, मिसाइलों की गति ने सभी को हैरान कर रख दिया है। एक और वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए अब ये वीडियो, इसमें तेल अवीव के इस्राएली वायु रक्षा प्रणाली यानी कि जो इसराइल का डिफेंस सिस्टम है उसने दोस्तों यमनी हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकने का प्रयास किया, आप देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं रोक पाया, नाकाम रहा। असल में यह हाइपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज थी कि इसराइल के पास उसे रोकने का समय ही नहीं था। यह दिखाता है कि यमन की सैन्य ताकत अब बेहद बढ़ चुकी है। इसराइली मीडिया से ये रिपोर्ट्स आ रही है दोस्तों कि इस हमले में तेल अवीव की कई बिल्डिंग्स को भारी नुकसान हुआ है। इस हमले ने भारी नुकसान पहुंचाया है। कुछ इसराइली समाचारों के मुताबिक यमन द्वारा छोड़ी गई मिसाइल ने एक इमारत को सीधे निशाना बनाकर उसमें आग लगा दी है। ये फोटो देखिए, इसराइल के किसी पार्क की लगती है जहां पर यमन की मिसाइल ने जमीन में गड्ढा कर दिया है। इससे साफ होता है कि मिसाइलें कितनी ताकतवर थी। यमन के इसराइल पर किए गए हमले अब सवाल खड़े करते हैं कि क्या इसराइल अब यमन जैसे छोटे देशों से होने वाले हमले के लिए भी तैयार नहीं है। दोस्तों, इसराइल इतना कमजोर हो गया है, यही सवाल इसराइल की मीडिया भी नेतन्याहू से कर रही है। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स ने इम्पैक्ट साइड यानी कि जो प्रभावित इलाके हैं, प्रभावित स्थल हैं, उनके पास इमारतों को हुए व्यापक नुकसान को हाईलाइट किया है और यमन से राजनीतिक और खुफिया दोनों तरह के खतरों का मुकाबला करने के लिए इसराइल की अपर्याप्त तैयारी के बारे में चिंता जताई है।
यमन का ये हमला वाकई में पॉलिटिकली और खुफिया जानकारी के मोर्चे पर भी इस्राइल की कमजोरी को साफ तौर पर उजागर करता है। हालांकि दोस्तों, यमन का ये हमला, ये ऑपरेशन यमन की बढ़ती सैन्य क्षमताओं यानी कि ग्रोइंग मिलिट्री कैपेसिटीज और स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, मतलब कि जो रणनीतिक प्रभाव है उसको दर्शाता है, उसको दिखाता है। यह घटना सिर्फ एक मिसाइल हमले का मामला नहीं है, ये इस्राइल के सामने बड़ी चुनौती का एक प्रतीक है। यमन भले ही छोटा है, लेकिन इसके हमले, इसके हौसले कितने मजबूत हैं, इसका अंदाजा आप इस तस्वीर से लगाइए जो कि आपकी स्क्रीन पर है। और यमनी कलाकार शरीफ ने जो बयान दिया है उससे भी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उनका कहना है कि हम इस्राइली दुश्मन को निशाना बना रहे हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह बयान यमन के आत्मविश्वास यानी कि उसके कॉन्फिडेंस और इस्राइल के खिलाफ उनके संघर्ष को स्पष्ट करता है, साफ करता है। अब बात सीरिया की करते हैं। सीरिया में अब वहां की जनता आवाज उठाने लगी है। राजधानी दमिश्क के उमैयद स्क्वायर से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई है। देखिए पहले आप ये तस्वीरें कि कितनी बड़ी संख्या में इसमें लोग आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल ये प्रदर्शन धार्मिक आदेशों को अस्वीकार यानी कि खारिज करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की मांग करते हुए किया गया है। दोस्तों, प्रदर्शनकारी ये चाहते हैं कि ऐसा राज्य बनाया जाए जो सभी नागरिकों के हक और आजादी की गारंटी दे। ये प्रदर्शन, ये आवाजें सीरिया के भविष्य के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत कर रही हैं। हालांकि देखने वाली बात यह भी है कि जिस तरह से कई देश सीरिया की जमीन पर कब्जा करने के लिए अपनी अपनी राल टपका रहे हैं, सीरिया के लोगों को यह आजादी, गुलामी से मुक्ति मिल पाती है या नहीं। दोस्तों, इस्राइल को लेकर हमास ने एक बड़ा दावा किया है, एक बड़ी बात कही है। पिछले 77 डेज यानी कि 77 दिनों से गजा के उत्तरी हिस्से में चल रहे सैन्य ऑपरेशन के दौरान हमास ने यह दावा किया है कि उसने 60 इस्राएली सैनिकों को मार गिराया है, जिसमें 401वीं ब्रिगेड के कमांडर भी शामिल हैं। शुक्रवार को अल मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में प्रतिरोध गुटों यानी कि रेजिस्टेंस ग्रुप ने इस्राएली सेना को भारी नुकसान पहुंचाया, ऐसी खबरें सामने आई। अल कुद्स ब्रिगेड ने यह जानकारी दी कि कई इस्राएली सैनिक मारे गए हैं और घायल भी हैं। हालात इतने गंभीर हो गए हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि सैनिकों को ले जाने के लिए इस्राइल ने हेलीकॉप्टर भेजा। इस बीच गजा में संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर के लिए हो रही बातचीत रुक गई है। हमास चाहता है कि समझौते में युद्ध का अंत का सीधा जिक्र हो यानी कि युद्ध की समाप्ति का पूरी तरह से जिक्र हो, लेकिन इस्राइल इसे सैन्य ऑपरेशन का अंत यानी जो सैन्य ऑपरेशन वो कर रहा है उसका अंत तक ही सीमित रखना चाहता है। यही वजह है कि बातचीत में सहमति नहीं बन पाई है। वहीं गजा में इस्राइल की बमबारी जारी है, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। बमबारी से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गजा में खबर यह भी है कि जबालिया शहर में एक घर पर बम गिराया गया। इस्राइल ने बम गिराया जिसमें 10 फिलिस्तीनी, जिसमें 7 बच्चे शामिल थे, शहीद हो गए। इसी दौरान मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में इस्राइल की शैतानियत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्राइल गजा के लोगों को पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से वंचित करके नरसंहार कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गजा में पानी, बिजली और ईंधन की सप्लाई जैसी जरूरी चीजों से जानबूझकर महरूम रखा जा रहा है वहां के लोगों को। इन सब चीजों को देखकर दोस्तों हमास ने दुनिया से इंसानी हमदर्दी की गुहार लगाई है, अपील की है। एक न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी 20 सितंबर के मौके पर एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि ये दिन गजा के लोगों के लिए ज़योनी शासन द्वारा पिछले 441 दिनों से जारी अपराधों, अत्याचारों और नरसंहार को याद दिलाता है। हमास ने कहा कि गजा में जारी जुल्म और जबरदस्ती पलायन को रोकने के लिए पूरी दुनिया को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने इंसाफ पसंद यानी हमास के लोगों ने इंसाफ पसंद लोगों से यह अपील की कि वे इस्राइल पर दबाव बनाएं और उनके नेताओं को अदालत के कटघरे में ले जाएं।
हमास ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की राजनीतिक, कानूनी, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी है कि वे इस बर्बर हमले को रोकें। हमास का कहना था कि हमास ने यह भी कहा कि गजा पर जुल्म आज के दौर की सबसे बड़ी मानव त्रासदी है और इसे रोकने के लिए दुनिया को मिलकर कदम उठाने होंगे। हमास इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, इस्लामी और अरब देशों से इसी तरह की अपील कर चुका है, लेकिन सब ने अपने कानों में रुई डाल रखी है, किसी को कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो दोस्तों, खबर ये है कि इस्राइल ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि अब उनकी बारी है। क्यों? अरब के एक 50 वर्षीय संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम तालिब अल अब्दुल मोहसिन है, उसको कार में विस्फोटक उपकरणों के साथ गिरफ्तार किया। तालिब सऊदी अरब में जन्मा एक मानव चिकित्सक और कार्यकर्ता है जो 2006 से जर्मनी में रह रहा था। ये मत समझिएगा कि एक मुसलमान है। तालिब नाम जरूर है, लेकिन तालिब एक एक्स मुस्लिम है दोस्तों, जिसकी सोच इस्लाम के खिलाफ और यहूदी व ज़योनी विचारधारा के समर्थन में है। तालिब खुद को एक नास्तिक और ज़योनी समर्थक बताता है। उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल जो कि एक्स पर है, उसमें इस्राइल और ज़योनी विचारधारा का समर्थन खुलकर देखा जा सकता है। उसने अपने विचारों में यहूदी वर्चस्व और अतिवाद का प्रचार किया है। तालिब को ब्रिटिश इस्लाम विरोधी प्रभावशाली व्यक्ति टॉमी रॉबिन्सन ने भी फॉलो किया हुआ था। घटना के बाद तालिब की सोशल मीडिया प्रोफाइल पर सवाल उठने लगे, खासतौर पर एक्स जो कि पहले ट्विटर था दोस्तों, उस पर पोस्ट वायरल होने लगी। इसके बाद एलन मस्क ने उसकी प्रोफाइल को प्लेटफॉर्म से हटा दिया। इस बीच एक ज़योनी प्रोपेगेंडा पेज, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे दोस्तों, उसने इस सच्चाई को अनजाने में सामने लाकर रख दिया कि इस हमले के पीछे ज़योनी ताकतें हैं। दरअसल ज़योनी प्रोपेगेंडा पेज ने एक पोस्ट में ये लिखा कि इस्राइल ने चेतावनी दी है कि अगला निशाना यूरोपीय लोग हैं। मतलब अगर इस्राइल ये बोल रहा है तो अगला निशाना यूरोपीय लोग हैं, तो मतलब साफ है। इससे ये जाहिर होता है, ये साफ होता है कि ये हमला इस्राइल ने ही करवाया है, क्योंकि जो हमला करवाता है वही तो ये कह सकता है ना कि अब अगला निशाना ये है, अगला निशाना वो है। सोचिए दोस्तों, इतना बड़ा कांड इस्राइल ने किया जो कि एक आतंकी घटना से भी ज्यादा बड़ी घटना है। इतने सारे लोगों पर हमला हुआ, इतने सारे लोगों को बाजार में एक गाड़ी कुचलती हुई चली गई, 11 लोगों की मौत हो गई, 80 से ज्यादा लोग घायल हो गए, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। कोई नहीं कह रहा है कि इतना बड़ा हादसा, इतने लोगों को मारने वाला एक ज़योनी विचारधारा का समर्थक है। यही अगर कोई मुसलमान होता तो पूरी दुनिया मिलकर कलेजा पीटती, रिलीजन बीच में आ जाता, मुसलमान इस्लाम कहकर पूरी दुनिया में बदनाम किया जाता, मुसलमानों को मुसलमान आतंकी होते हैं ये कहा जाता। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों। इन खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए। और जाते जाते दोस्तों, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा, और कमेंट जरूर किया करिए। आपकी कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करती हूँ, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।